मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, हम लोग अभी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे थे और जान रहे थे कि राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, क्या कहा गया है इसके बारे में, तथा इसके जो व्यवस्था के प्रमुख पहलू हैं वो क्या क्या हैं। आज हम राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं तथा अथवा उसके जो लक्षण हैं राजनीतिक व्यवस्था के, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे और उन्हें समझेंगे। राजनीतिक व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो आर्मंड तथा पावेल ने कुछ बताई है। प्रमुख रूप से उन्होंने जो विशेषताएं बताई हैं उन्हें 5 भागों में बांटा जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था की सार्वभौमिकता, पुराने काल से लेकर आज तक किसी भी प्रकार की समाज की अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था रही है। प्रत्येक समाज के पास अंतःक्रियाओं की एक ऐसी औचित्यपूर्ण शक्ति व्यवस्था अवश्य होती है जो कि उसकी आंतरिक एवं बाहरी अवस्था को बनाए रखती है। राजनीतिक व्यवस्था के बिना किसी व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि व्यवस्था का जो स्वयं का अर्थ है वही स्पष्ट करता है कि व्यवस्था ही व्यवस्थित समाज की जो है कल्पना करती है। राजनीतिक संरचनाओं की जो सार्वभौमिकता है वो है कि इस राजनीतिक की व्यवस्था की अपनी कुछ संरचनाएं होती हैं जो औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती हैं, और इनकी मदद से ही राजनीतिक व्यवस्था के जो कार्य हैं उनको विस्तार दिया जा सकता है, उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था जो है उसके कार्यों की, राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता, राजनीतिक संरचना की विविधता भी इसकी अपनी एक विशेषता है कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं विविध कार्य करती हैं। और हम विगत जो पुराना राजनीति शास्त्र का विकास हुआ है उसका अगर अवलोकन करें तो देखेंगे कि राजनीतिक संरचनाओं का प्रत्येक अंग केवल एक ही कार्य नहीं करता है, बल्कि वह एक से अधिक कार्य करता है। ये कहा जाता है कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है। लेकिन अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो तीनों ही विभाग एक दूसरे के कार्यों को भी करते हैं। विधानमंडल विधि निर्माण के साथ साथ प्रशासनिक और न्यायिक कार्य भी करता है। नौकरशाही न केवल कार्यों को लागू करती है बल्कि आज यह विधि निर्माण का एक बहुत बड़ा स्रोत हो गया है। कार्यपालिका के कार्यों में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है, वे आगे विस्तार से कार्य कर रहे हैं। तो राजनीतिक संरचनाओं का मिश्रित स्वरूप, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था शुद्ध नहीं होती है, विशुद्ध नहीं होती है। समस्त राजनीतिक व्यवस्थाएं मिश्रित व्यवस्थाएं हैं, मिली जुली हैं। इनमें परंपरागत और आधुनिक जो संस्थाएं हैं, जो विचार हैं, उन सब का ये मिश्रण है और उन्हीं का मिश्रित रूप हमें दिखाई देता है। राजनीतिक साधनों का असमान स्वामित्व, प्रत्येक राजनीतिक साधनों का असमान वितरण व्यवस्था में होता है। राजनीतिक साधनों से हमारा अभिप्राय उन साधनों से है जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आचरणों को प्रभावित करता है। इस प्रकार राजनीतिक साधनों के अंतर्गत धन, सूचनाएं, बल प्रयोग की धमकी आदि शामिल किए जा सकते हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। राजनीतिक प्रभाव का प्रयत्न भी है इसमें, जैसे शासकीय नीतियों, नियमों, निर्णयों की प्रभावित करने की क्षमता का नाम भी राजनीतिक प्रभाव है। राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण होता है। इसका प्रमुख कारण साधनों का असमान वितरण है। कुछ व्यक्तियों के पास में राजनीतिक साधन बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ के पास में कम होते हैं, और जिसके पास में ज़्यादा होते हैं वे सरकारी के कार्यों को प्रभावित ज़्यादा करती हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिन शक्तियों का सरकार पर अधिक प्रभाव होता है वे अपने इस प्रभाव के द्वारा और अधिक राजनीतिक साधनों पर नियंत्रण कर सकते हैं। वैधता का अर्जन, राजनीतिक व्यवस्था के नेता ये प्रयत्न करते हैं कि जब भी संघर्ष से निपटने के लिए सरकारी साधनों का प्रयोग किया जाए तो इन निर्णयों का पालन जनता न केवल हिंसा, दंड आदि की भावना से करे, बल्कि इस भावना से भी करे कि वह नैतिक रूप से सही है और उनका पालन करना उचित है, किया जाना चाहिए था उनको, उनके पास वैधता है। विचारधारा का विकास, सिद्धांतों के समूह को विचारधारा कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के नेता साधारणतः ऐसे स्थायी और एकीकृत सिद्धांतों के समूह को अपनाते हैं जो कि व्यवस्था में उनके नेतृत्व को स्पष्ट और उचित सिद्ध कर सके। इसके अलावा भी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी अपनी कुछ और विशेषताएं हैं
साधन एवं प्रभाव संबंधी असमानता तथा संघर्षपूर्ण उद्देश्यों, मूल्यों एवं हितों का हल प्रस्तुत करना। राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद एवं सक्रिय समूह एवं वर्गों के उद्देश्यों, मूल्यों एवं हितों में जब अत्यंत असहमति, विरोध एवं संघर्ष होता है तो राजनीतिक व्यवस्था में अराजकता एवं अव्यवस्था उत्पन्न होने लगती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था इन उद्देश्यों, मूल्यों, हितों के संघर्ष की समाप्ति के लिए हल प्रस्तुत करती है, उन्हें समझने का प्रयास करती है, उन्हें ढूंढने का प्रयास करती है और आवश्यक होने पर इस हल को लागू करने के लिए शक्ति का प्रयोग भी करती है। औचित्यपूर्णता की प्राप्ति का प्रयत्न। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का आधारभूत तत्व शक्ति है, किंतु शक्ति प्रयोग के लिए कानूनी आधार की आवश्यकता होती है। अतः प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था अपनी शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने हेतु प्रयत्नशील रहती है और अपनी सत्ता को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में शासन संबंधी विचारधारा का विकास होता है। तो इस प्रकार से यह औचित्यपूर्णता प्राप्त करने की, वैधता को प्राप्त करने की कोशिश में लगी रहती है, उसे दिलाने की कोशिश करती रहती है। सापेक्षता संबंधी भी इसकी अपनी कुछ तथ्य हैं, विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक एवं सांस्कृतिक आदि विभिन्न व्यवस्थाओं से सापेक्ष दिखाई पड़ती है तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसका अस्तित्व अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के सापेक्ष दिखाई देता है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का निरपेक्ष अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि वह अन्य व्यवस्थाओं के सापेक्ष ही अपना अस्तित्व रखती है। प्रतिक्रिया एवं परिवर्तन संबंधी इसकी अपनी विशेषता। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था अपने वातावरण तथा परिस्थितियों के साथ प्रतिक्रिया करती है। अपने आंतरिक और बाहरी वातावरण से यह कुछ मात्रा में प्रभावित होती है और कुछ मात्रा में उन्हें प्रभावित करती, दोनों ही चीज़ें हैं। राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित होती भी है और करती भी है। इस प्रकार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था लगातार परिवर्तन की दिशा में गतिशील रहती है, आगे बढ़ती रहती है। अपने परिवर्तनशील लक्षण के कारण ही कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपने वातावरण के अनुरूप कार्य करती है और अपने अस्तित्व की रक्षा करने में समर्थ होती है। इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था की अपनी कुछ ये जो विशेषताएं हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक व्यवस्था है वह कुछ कार्य उसके हैं, जैसे राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादकों ने 4 ऐसे कार्यों का उल्लेख किया है जो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को कम अधिक रूप में अनिवार्य रूप से करने होते हैं। इन कार्यों का ठीक प्रकार से निष्पादन न होने पर प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था खंडित होने की स्थिति में पहुंच सकती है। ये जो कार्य हैं वो बहुत ही आवश्यक हैं। चयन एवं संयुक्तिकरण का कार्य। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में संघर्ष, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को समाज में उत्पन्न होने वाले इन संघर्षों और विभेदों को ऐसी सीमाओं में रखना होता है जिससे वे राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक नहीं बन सके। इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था को उन मांगों पर ध्यान देना होता है जो मांगे राजनीतिक समुदाय द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख समाधान के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। कार्य मांगों के चयन का है और दूसरा कार्य इस प्रकार की चुनी या छटी हुई मांगों को संयुक्त करने का होता है। रूपांतरण या निर्गत कार्य। इसके अंतर्गत राज्य व्यवस्था मांगों पर विचार करते हुए निर्णयों में परिणत होती है। ये कार्य जो है 3 चरणों में किया जाता है: निर्णय निर्माण, नियम क्रियान्विति और नियम अधिनिर्णय। इस प्रकार यह आदर्श और व्यवहार दोनों पर निर्भर करती है इन कार्यों की। व्यवस्था अनुरक्षण के कार्य। हर राजनीतिक व्यवस्था में मांगों के पूरा न होने पर तनाव की स्थिति उत्पन्न होने के आसार बढ़ जाते हैं। दबाव एक सीमा से अधिक होने पर व्यवस्था को बनाए रख पाना बहुत कठिन हो जाता है। अतः स्टन और रामंड दोनों ने ही माना है कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दबावों को कम करने का एकमात्र मार्ग है मांगों को नियंत्रित करना, रोक देना, कम करना, नियंत्रण कर देना उन पर। तो मांगों को नियंत्रित करने का यह कार्य किस प्रकार से किया जाएगा? जैसे राजनीतिक दलों, हित समूह के आधार पर, संचार माध्यमों के आधार पर, प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन कुछ मांगों के अनुचित और कुछ मांगों को तत्काल स्वीकार करने में कठिनाइयों का उल्लेख कर सकते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, प्रशासकीय संगठनों द्वारा परिवर्तन प्रक्रिया के द्वारा मांगों को नियंत्रण या नियंत्रित किया जा सकता है। व्यवस्था के अनुकूल कार्य। आशय इसका अर्थ ये है कि नागरिकों और विविध समूहों में व्यवस्था के अनुकूल विचारों और भावों को जन्म देना। व्यवस्था के अनुकूल के अभाव में रूपांतरण प्रक्रिया में शिथिलता आ जाती है, जिससे समस्त प्रशासनिक प्रक्रिया की कार्यकुशलता कम हो जाती है। अर्थात जब व्यवस्था के अनुकूल कोई कार्य नहीं होता है तो वह व्यवस्था चरमरा जाती है। राज्य व्यवस्थाएं सर्वत्र उपयुक्त कार्य निष्पादित करती हैं, यद्यपि इन कार्यों में मात्रात्मक अंतर अवश्य पाए जाते हैं। ये सभी कार्य राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य मूल्यों, आदर्शों और मानदंडों के सापेक्ष रहते हैं।
यही बात मात्रात्मक अंतर का कारण होती है। एक स्वेच्छाचारी व्यवस्था में भी राज्य व्यवस्था यही चारों कार्य करेगी, किंतु मूल्यों और आदर्शों के अलग होने के कारण इनके निष्पादन की जो क्रिया है, प्रतिक्रिया है, इनके करने का जो तरीका है, वह मात्रा में लोकतांत्रिक व्यवस्था से भिन्न दिखाई देगी, क्योंकि इनका जो स्वरूप है कार्य करने का और कार्य करने की जो भिन्नता है वो अलग तरीके से या अलग शैली के रूप में मात्र में ये काम करते हैं। तो इनमें फिर विभिन्नता दिखाई देगी, किसी अलग व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था में भिन्नता पाई जाएगी।